अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कोरोना की वजह से मुल्क भर की सूरत हाल है वो अबतर होती जा रही है, हालात ख़राब होते जा रहे हैं, सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है। NDMA की जानिब से भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जितने वसाइल हैं उनको बरूए कार लाते हुए जितने हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, इसको रोकना, उसको मैनेज करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों को ज़रूरी है कि वो एहतियात करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। और साथ साथ हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी बात को, किसी भी खबर को बगैर तस्दीक किए, बगैर जाने, बगैर पहचाने उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे शेयर कर देते हैं। हमने देखा कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चहमगोइयाँ हो रही हैं। जो खबर आ रही है, जो बात पता चल रही है, वो बगैर किसी तस्दीक के आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। उससे होता क्या है कि कियोस की सिचुएशन पैदा हो जाती है और जो करने वाली चीज़ें हैं उस पर से फोकस हट जाता है और लोग दूसरी बातों में मगन हो जाते हैं। तो खुदारा जो आपको गाइडलाइंस बताई जा रही हैं टीवी के ऊपर या ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर जो डाटा मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ उस पर रिलाई कीजिए और जो उस कैपेसिटी में आप रहते हुए कर सकते हैं उस पर अमल कीजिए। अफवाहें फैलाने से गुरेज करें और थोड़ी सी अपनी जो है वो मशहूरी के लिए, थोड़ा सा जो है अपने आप का इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि इसका जो मुआशरे पर इम्पैक्ट है वो बहुत नेगेटिव और बहुत गलत जाता है। तो इस चीज़ से प्लीज़ परहेज़ करें। कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना से अब जो अमवात हैं, जो क्रिटिकल केसेस हैं, वो ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि सबसे ख़तरनाक बात है, क्योंकि अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। और हमने देखा कि जो हमारी पॉलिटिकल एंटिटी है वो भी अब इससे मुतासर हो रही है। कल हमने देखा कि MNA हैं, JUIFA के मुनीब औरकज़ई, वो इससे जो है ना वो जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के PTI के MPA हैं जमशेदुद्दीन कागा खेल, वो भी इससे मुतासर हुए और जो है ना वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। सिंध के सूबाई वज़ीर मुर्तज़ा बलोच साहब भी अब हमें नहीं रहे, कोरोना उनको हुआ। तो ये सारे लोग हैं जो कि अब इस दुनिया से जा चुके हैं। ये पॉलिटिकल एंटिटीज़ भी मुतासर हो रही हैं, पैरामेडिक्स मुतासर हो रहे हैं, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइनर्स मुतासर हो रहे हैं। अब तक जो कोरोना के हालात हैं दुनिया भर में और मुल्क में, क्या कितने केसेस हैं, नंबर्स क्या हैं, फिगर्स क्या हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। दुनिया भर में जो कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की कुल तादाद है वो 64,85,000 से तजावुज़ कर चुकी है। ये दुनिया भर का डाटा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो अमवात की तादाद है वो 38,02,412 है। उसके अलावा दुनिया भर में जो कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद है वो तकरीबन 30,23,000 के करीब है। इसी तरह से जब बात करें मुल्क भर में क्या सूरत हाल है, तो मुल्क भर में केसेस की अगर बात की जाए तो 80,463 केसेस हैं जो पाकिस्तान भर में रिपोर्ट अब हो चुके हैं। और अगर कुल अमवात का जिक्र किया जाए तो 1688 हैं जो अभी तक टोटल नंबर्स हैं जिनमें लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं। और ग्रेजुअली और बहुत रैपिडली ये नंबर्स अब चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से तशवीश बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस को लोग शिकस्त दे चुके हैं, जो रिकवर हो चुके हैं, वो 28,923 हैं। ये डाटा हम आपको बता रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो जो डाटा शेयर किया गया है उसके मुताबिक अब तक 4,131 केसेस हैं जो सिर्फ 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। और अगर अमवात की बात की जाए तो ये डेथ टोल 67 तक पहुंच चुका है। और हम देख रहे हैं कि बुरी तरीके से पैरामेडिक्स, स्टाफ, पॉलिटिकल एंटिटीज़ सभी लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। आम लोग बड़ी तादाद में इससे मुतासर हो रहे हैं। और पहले तो हम ये कह रहे थे ना कि कोरोना है कहाँ, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कोरोना है कौन, कहाँ से आ गया, ये है क्या भला। तो अब जब लोगों में रिपोर्ट हो रहे हैं, हमारे करीबी रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, हमारे अहबाब में, तो लोग थोड़ा शायद रियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं। अभी भी वक्त है, अपने प्यारों को तहफ़्फ़ुज़ दें, उनके घर का, अपना, बच्चों का ख्याल रखें, एहतियात करें। हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। वेलकम टू द शो डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि CEO हैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजिक्स एंड इम्प्लीमेंटर्स के। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। सबसे पहले डॉक्टर जावेद साहब, यही आपसे जानना चाहेंगे कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जो है वो अभी एक्सपेरिमेंट किया है, IVG तैयार की है, इस हवाले से उनसे बात भी करेंगे।
डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, 4 हफ्तों का सख्त लॉकडाउन करने की तजवीज़ दी गई थी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप से, लेकिन जो इमरान खान साहब ने फैसला सुनाया वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो सूरत हाल हो रही है, एक दिन में 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होना, अमवात जिस तरह से हो रही हैं, और फिर माइल्ड केसेस नहीं है, अब क्रिटिकल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि कैसे मैनेज करना होगा, क्या सूरत हाल होगी, हालात क्या होंगे आगे? जी बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे इस वक्त केसेस की तादाद ज़्यादा है, ट्रांसमिशन ज़्यादा हुई है। ईद के दिनों की वजह से आपको केसेस का ज़्यादा लोड मिल रहा है, और यही मैं भी और प्रोफेसर साहब भी इस बात को रेज कर रहे थे कि ईद के ऊपर एहतियात के साथ ईद मनाई जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईद पे कोई एहतियात नहीं की। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों ने भी एहतियात नहीं की, पार्टीज उसी तरह हुई हैं, लोग एक दूसरे को उसी तरह मिलने गए हैं और सारा कुछ है। तो वो जो मिक्सिंग हुई है बहुत ज़्यादा, तो उसका थोड़ा बहुत नतीजा आपको ये नज़र आना था और जो नज़र आ रहा है। जो केसेस की तादाद है जो रोज़ाना तकरीबन 4000 मिल रहे हैं, तो मैं इसको ज़रा दूसरे पैमाने पे लेता हूँ। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है कि हमने 4000 आज ढूंढ लिए हैं। इसका मतलब है ये 4000 लोग कम्युनिटी से निकल के घर में आ जाएंगे, आइसोलेशन में या हॉस्पिटल में या जहाँ भी करंटीना में, ये आइसोलेशन में आ जाएंगे, यानी कि ये मजीद लोगों को फैला नहीं सकेंगे। तो हर रोज़ अगर हम 4000 लोगों को उस ट्रांसमिशन पूल से निकाल रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। तो हमें इसके लिए क्या टेस्टिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आज हमने 17000 टेस्ट किए कल, और जिसके बाद ये 4000 आए हैं। तो अभी भी ये शरह हमारे टेस्टों की बहुत कम है, क्योंकि हमें तकरीबन 24% पॉजिटिव टेस्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ तक तो मामला बिल्कुल सीरियस है, फैला हुआ है कम्युनिटी के अंदर। लेकिन जो लाहौर की स्पेसिफिक स्टडी है उस पर तो खैर मेरी रिजर्वेशन है कि उनकी जो मेथोडोलॉजी है वो इंतहाई वीक है, और उसकी बेस के ऊपर हम कोई भी एस्टिमेशन नहीं कर सकते कि शहर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर क्या 10 लाख केसेस हैं या 10,000 केसेस हैं। तो इस वजह से मैं उस पर तो कोई राय नहीं दूंगा। मसला ये है डॉक्टर राना जवाद साहब, जिस तरह के डिसीजंस आ रहे हैं वो बड़े जो है ना वो सोचने की तरफ ले जाते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, हुकूमत कहाँ खड़ी है। अब तक बहुत बेहतर सूरत हाल थी, लेकिन अब लगता है शायद कि हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए और सारे जो फोकस है वो आवाम पे शिफ्ट कर दिया है कि अब उनकी मर्जी। ट्रांसपोर्ट ओपन कर दी गई है, SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ट्रैवल इंडस्ट्री को भी ओपन कर दिया जाए, और आप समझते हैं कि दुनिया भर जब अभी हम इस पर देख रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, तो हम इस कैपेसिटी में हैं कि हम ये कर सकते हैं? देखिए, हमें एक दो काम नताइज जी देखिए, SOPs पे अमल नहीं हो रहा मुख्तलिफ, और ये सारे बार बार ये कह रहे हैं कि जी लोग नहीं समझ रहे, लोग हमारे जाहिल हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके लिए पैंडेमिक्स के लिए एक स्ट्रेटजी होती है जो इसके 4-5 मेन स्तूनों के अंदर, वो होती है रिस्क कम्युनिकेशन। हमारे रिस्क कम्युनिकेशन ये समझा जाता है कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी कि जी आप ये करें, आप ये करें, अब लोगों का काम है कि उसको फॉलो करें। रिस्क कम्युनिकेशन के अंदर 2 वे डिसीजन मेकिंग होती है। आप लोगों के साथ बैठते हैं, आप दुकानदारों के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि आपकी दुकान, ये हमारा मसला है, ये बीमारी है, इससे हमने बचना है, आइए मिलके हम फैसला करें कि किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हर लेवल पे, हर सेक्टर के अंदर अगर आप इस तरह मीनिंगफुल तरीके से करेंगे तो एटलीस्ट इसका इम्पैक्ट आप कम कर सकते हैं। लेकिन रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी हमारी पूरे पेंडेमिक की जो रिस्पॉन्स की स्ट्रेटेजी है उसमें से गायब है। दूसरी जो सबसे बड़ी जिसकी बात की आपने निशानदही की कि हुकूमत के फैसला साजी में, इससे ये साफ नजर आता है कि हुकूमत जो एक्सपर्ट्स हैं और जो हम इस बात को रेज कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों के जो रिलेटेड शोबे हैं, उनसे इनपुट हासिल नहीं कर रही या उनकी इनपुट को अहमियत नहीं दे रही। जो लाहौर की स्टडी है वो भी ये शो करती है कि ये कुछ ऐसे लोगों ने की है जिन्होंने कभी भी आज तक प्रेवलेंस सर्वे नहीं किया किसी भी चीज का। तो जब आप खुद फैसला साजी करने लग पड़े टेक्निकल इश्यूज के ऊपर, तो ये बड़ा प्रॉब्लम आता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये चीज इनपुट है कि हमें हर चीज का पता है, लेकिन आज की दुनिया, साइंस इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई हुई है कि हर आदमी की अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। देखिए, मैंने भी और प्रोफेसर साहब ने भी, जावेद अकरम साहब ने भी, हम दोनों ने MBBS किया हुआ है, लेकिन उसके बाद मेरी फील्ड एक स्पेशलाइजेशन की सेपरेट हो गई, डॉक्टर साहब की सेपरेट हो गई। तो आज अगर मुझसे कोई इलाज पूछता है, बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, तो मैं
मैं उन्हें कहता हूं नहीं, मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा, ट्रीटमेंट के लिए आप अपने किसी क्लिनिशियन के पास जाइए, किसी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाइए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाज अहम हमारे बाख्तियार लोग हैं वो ये समझते हैं कि वो एपिडेमियोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं, वो कार्डियोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं, वो रिस्क कम्युनिकेशन के भी एक्सपर्ट हैं। इसी वजह से जो हमें रुकावट आई आ रहा है कि देखें हुकूमत या डॉक्टर्स या एसोसिएशंस एक साथ ऑन बोर्ड हों तो शायद कोई बेहतर हल निकल सके और जो है ना वो मीन पॉइंट पे आ सके, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद, सबसे पहले तो ये बताइएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जो IVG तैयार किया है, लाइन प्रॉब्लम उनसे फिर बात नहीं हो सकेगी, लेकिन बहरहाल इससे पहले जो हम बात करना मैं आपसे चाह रही थी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को जो समरी भिजवाई गई है डॉक्टर राना जवाद साहब, उसमें इंकशाफ किया गया है कि लाहौर के किसी भी इलाके में इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है और कोई भी इलाका, कोई भी जो जगह है वो महफूज नहीं है। तो इस पर भी एक तो बात करेंगे कि 7 लाख के करीब ये मरीजों की तादाद हो सकती है, तो ऐसे में लॉकडाउन की तरफ बढ़ना ही क्या वाहिद हल है, या जिस तरह से लाहौर ये खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं विदाउट मास्क, विदाउट एनी प्रिवेंशन, ये आगे किस हद तक क्रिटिकल हो सकती है कंडीशन? डॉक्टर जावेद अकरम साहब। बहुत शुक्रिया रमशा, अस्सलाम वालेकुम, और राना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, बिल्कुल आप देखें रमशा, डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि तशवीशनाक नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो गई। रमज़ान में आपके शो में जब बात हुई तो मैंने उस वक़्त कहा था कि ये जो आप देख रहे हैं, आप फुटेज दिखा रहे थे पिछड़े की गलियों के और इधर उधर, तो मैंने आपको कहा था कि अब इसका नतीजा, और उस वक़्त भी हमने दुआ की थी कि हमारे अंदाजे गलत हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गलत नहीं हुए। अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ। और हुआ ये कि हमने कोई भी ऐसा SOP खुद ब खुद बनाया, जैसे राना साहब ने कहा, इट वाज किसी की मशावरत से नहीं बनाया कि उनके ट्रेडर्स को के साइन कराए होते, ट्रेडर से इम्प्लीमेंटेशन प्लान लिया होता और ट्रेडर्स से उनको रिहर्सल वगैरह कराई होती, उस वक्त प्रिपेयर्डनेस में लगाते। तो और बाज़ारों में एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पे हमने कंट्रोल किया होता कि इस बाज़ार में इतने लोग आए हैं, ये निकल जाएंगे तो इतनों को अलाउ किया जाएगा, फिर ये निकलेंगे, एक साइकिलिंग, यानी कि उनको स्ट्रेटजी नज़र नहीं आई। तो उस वक़्त सबसे मेरा ख्याल है वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी जो हुई है रोज़ रमज़ान में। वहाँ पे हम स्ट्रिक्ट कर देते पॉलिसी, कोई मसला नहीं था कि इस दफ़ा बच्चे नई जूती के बगैर ईद करते, नए कपड़ों के बगैर ईद करते, आइसक्रीम पार्लर्स पे जाने के बगैर करते, और ये जो पकौड़े समोसों के हजूम देखे गए ये ना होते, सदका खैरात इस दफ़ा ना करते, पैसों की सूरत में, राशन की सूरत में अपने हमसायों को दे देते, मसाजिद में दे देते। तो ये अगर उस वक़्त भी हम यही कह रहे थे, तो ये ऐसा नहीं हुआ। तो हमने उस वक़्त कहा था कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 12 से 15 दिन, और एग्जैक्टली वही हो रहा है कि लोकल ट्रांसमिशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम दुनिया में 8वां मुल्क बन गए हैं केसेस की सूरत में। क्या हम इसके मुतहम्मल हो सकते हैं? जो हमसे ऊपर मुल्क हैं वो तो सब बहुत पावरफुल और अमीर मुल्क है, हम तो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ऑलरेडी हम ऑक्सीजन पे थे, अब हम ICU में चले गए हैं, पूरे का पूरा मुल्क, और ख़ासकर लाहौर। और मैं समझता हूँ कि ये भी राना साहब की बिल्कुल सही है उनका एनालिसिस, और वो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के कि ये जो स्टडी भी हुई है ये फ्लॉड है, और अगर ये फ्लॉड नहीं भी थी तो इसका एक तरीका था इसको शेयर करने का, मीडिया से, एक्सपर्ट से, लोगों से। खाली स्टडी कर देना काफ़ी नहीं है, उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि अब करना क्या है। बिल्कुल। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अब क्या कर सकते हैं? ये तो सारी बातें चलती रहेंगी, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाह रही थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जो IVG तैयार किया है, इस हवाले से मैं बताएं कि ये क्या है, कोरोना मरीजों के इलाज में कितना मुआविन होगा, कब से कर सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट?
देखें रमशा, ये जो एक हम इस वक्त पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, पूरी दुनिया के साइंसदान बशमूल मेरे, हम इस चीज़ की क्वेश्चन आंसर करने से फ़िलहाल टोटली नाकाम हैं इन चार महीनों में कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क, कि क्या चीज़ काम करती है और क्या नहीं करती कोविड-19 के मरीज़ में। इन मरीज़ों में तकरीबन आम जो मरीज़ हैं जो कैरी करके फिर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि उनको ये बीमारी है, एसिम्प्टोमेटिक है, उनकी वो तो फैला रहे हैं, उनको अपने आप को कोई ख़तरा नहीं। फिर मरीज़ ऐसे हैं जो बल्क है कि जिनको दर्द है, बुखार है, जिस्म में बहुत दर्द है, सर में दर्द है, थोड़ी पेट में पहाने लग जाते हैं और उनके सूंघने की जो इस्तात है वो ख़त्म हो जाती है कुछ देर के लिए। ये एक इसकी सिम्प्टोमेटोलॉजी कम्प्लेक्स है जो हमें नज़र आ रहा है। इसमें आंखें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और ये पहाने में ये वायरस काफ़ी देर तक बाद में निकलती रहती है। अब 3 से 5% तक ऐसे मरीज़ हैं जो क्रिटिकल हो जाते हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरनी शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, टाइटनेस हो जाती है और अल्टीमेटली उनको खुदा न खास्ता फालिज भी हो सकता है कि वो भी इसकी पेचीदगी में आ गया है और हार्ट अटैक भी हो सकता है और उनके ऑक्सीजन की कमी ब्लड में होती जाती है और उनके लंग्स के अंदर क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं और नमूनिया हो जाता है और वो बड़े क्रिटिकल मरीज़ होते हैं। ये सारी जो स्ट्रगल है ना, ये सिर्फ ये है उन 5% मरीज़ों को रिलीफ देने के लिए। वो क्रिटिकली इल हैं, उनमें मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है, 80% के करीब। तो हम भी यही कर रहे हैं कि हम पैसिव इम्यूनिटी पे बहुत हमारा काम है कि हमने प्लाज्मा यहाँ इस मुल्क में शुरू किया कर देना और अभी तक दे रहे हैं। रोज़ हम प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं और उसके अच्छे नताइज हैं। लेकिन प्लाज्मा का मसला ये है कि उसमें आपको पता है कि 500-600 सीसी प्लाज्मा होता है, वो हमें देना पड़ता है 100 ml पर आवर के हिसाब से। तो वो कई लोगों का हार्ट या लंग फेफड़ा बर्दाश्त नहीं करता और उसमें प्लाज्मा में कई अननेसेसरी चीज़ भी चली जाती हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि प्लाज्मा को करके इसमें से हम हार्वेस्ट कर लें IgG। मकसद तो IgG देना है, इम्यूनोग्लोबुलिन G, और उसको टीके की सूरत में बनवाया और प्लेसिबो, हाँ जी, इम्यूनोग्लोबुलिन G, और उसकी डोज भी हमने ज़्यादा दे दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अभी बहुत 2-3 दिन हुए हैं, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी हमें डोनर्स चाहिए और बेइंतहा डोनर्स चाहिए। प्लाज्मा उतने हमें नहीं मिल रहे, टू बी ऑनेस्ट। लोग मोटिवेटेड नहीं हैं जो रिकवर किए हैं, सम हाउ दे आर स्टिल अफ्रेड। अच्छा खैर, वो उनका अपना डिसीजन होगा, ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकते। तो हमने अब रिलाई किया है ह्यूमन हाइब्रिडोमा टेक्निक कि जिस तरह के डिसीजंस आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, उसमें ये लगता है कि क्या इधर जो पाकिस्तान है वो हर्ड इम्यूनिटी बन चुका है, या हम इस नेशन को ये कह सकते हैं, क्योंकि जो हिकमत अमली नज़र आ रही है हुकूमत की तरफ से, वो तो हुकूमत की तरफ से डिसीजन इस तरह के लिए जा रहे हैं कि हम शायद एक हर्ड इम्यूनिटी हैं। क्या वाकई ऐसा है? आपकी क्या राय है? और चूँकि हमने पिछले दिनों भी जब स्टार्ट में हम डिस्कशंस कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि शायद यहाँ पर लोग बेहतर तरीके से इम्यून है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या फिगर्स आपको लग रहे हैं, क्या लग रहा है आपको डॉक्टर जावेद साहब? देखिए रमशा, ये हर्ड इम्यूनिटी की बात करना एक क्रिमिनल होगा एटीट्यूड, क्रिमिनल। मैं कह रहा हूँ कि सोचना भी नहीं चाहिए। मैं बहुत आई एम सॉरी, मैं बहुत सख्त वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह देखिए, हर्ड इम्यूनिटी वो होती है कि आप अपनी 70-75% आबादी को इन्फेक्ट करा दें, उसके बाद जितनों ने मरना था वो मर जाएं और बाकी जो बच जाएं उनमें इम्यूनिटी आप उम्मीद करते हैं हो। इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। 80% आबादी पाकिस्तान की या 70% भी लगा लें, वो कितनी बनती है? हम दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क बनने जा रहे हैं। तो 22 से 23 करोड़ लोगों में से ये बन जाएगी आपकी कोई 18 करोड़। 18 करोड़ में अगर आप मिनिमम लगाएं कि मोर्टेलिटी लगाएं 3%, तो आप इमेजिन कर लें हमें कितने लोगों की जान देनी पड़ेगी। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। तो ये इतना बड़ा ही मोर्टेलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। नंबर 2, किसको पता है? मुझे बताएं कि एविडेंस किसको है? ये पॉलिटिशियंस ने ज़रूर बात की, लेकिन वही बात है जो राना साहब ने कही कि राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस, वो स्पोक्स पर्सन होना चाहिए। देखें,
किसको मैं, क्योंकि ये प्लाज्मा थेरेपी और IgG कर रहा हूँ ना, जो आपको मैं आगे यही बताने लगा था कि हम ह्यूमन हाइब्रिडोमा में क्यों गए। जो डोनर हमारे पास आ रहे हैं 15 दिन बाद ब्लड देने, हम उनकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव IgG का एनालिसिस करते हैं कि उनकी बॉडी में प्रोटेक्शन है कितनी, जो हम लेके दूसरे को देंगे। इमेजिन करें, अलार्मिंग है कि 40% में एंटीबॉडीज इस काबिल ही नहीं होती कि हम उससे ले सकें। तो इम्यूनिटी तो उनकी 2-3 हफ्ते बाद ही डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो किसने कहा है कि ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी कॉन्फर करती है आफ्टर? तो चाइना में ये नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ कि इसने लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, जो जिन लोगों को दिसंबर में हुआ था वो अब इम्यून नहीं है इस वक्त। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये पता नहीं किन किन बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि इसकी हम लाहौर में बैठ के मेरी यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं कि तकरीबन 40% जो लोग आते हैं डोनर, उनकी जब हम IgG IgM चेक करते हैं या होती नहीं या बहुत कम होती है। इसीलिए तो हम ह्यूमन हाइब्रिडोमा टेक्निक पे जा रहे हैं। ह्यूमन हाइब्रिडोमा में आर्टिफिशियल सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ हैं। माइस को लेके हम इंस्पेक्ट करते हैं वायरस से, और उसके साथ हम मलोमा सेल लाइन से फ्यूजन करते हैं और उनसे एंटीबॉडीज सिंथेटिकली बनाते हैं, जिस पे हमारी डिपेंडेंस इस पे नहीं है कि एंटीबॉडीज हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, हिकमत अमली की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हम चीज़ें देख रहे हैं कि पॉलिटिशियन, हमारे स्टार कास्ट, हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस, ये जितने लोग हैं, इन लोगों के नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि देखें आम तबका तो मुतासर हो रहा है, बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अवाम एहतियात नहीं कर रहे इसीलिए ये हालात हो रहे हैं। लेकिन ये जो कल से और परसों से खबरें आना शुरू हुई हैं, क्या ये लोग भी एहतियात नहीं कर रहे? हम लोग समझ नहीं रहे, इतना ईजी लिया हुआ है। चूँकि हमने पिछले दिनों भी देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई या जो है ना वो जिस तरीके से खिताब हुए तो उसमें लोग आसपास मौजूद थे, तो पॉलिटिशियंस की तरफ से भी इतनी ज़्यादा कोई एहतियात नहीं बरती जा रही। तो सबको मिलके करना होगा, और ये इम्पैक्टफुल होते हैं ये लोग। अगर ये नहीं करेंगे तो आगे आवाम कैसे फॉलो करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके अंदर मैंने आगे भी कहा है कि किसी भी पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए एक जो आपने पैगाम आगे लेके जाना होता है, उसके लिए बड़ी ज़रूरी होता है कि तमाम जो नेशनल लीडरशिप है वो एक मैसेज के ऊपर आ जाए। ये ना हो कि एक लीडर कुछ कह रहा है और एक लीडर कुछ कह रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये है तो हम हालत जंग में, किसी मुल्क के खिलाफ हमारी जंग नहीं है, एक वायरस के खिलाफ है, लेकिन उतनी ही शदीद नौयत की ये जंग है। लेकिन हमारी नेशनल लीडरशिप जो है वो इंतहाई बटी हुई है और नेशनल यूनिटी की नजर नहीं आती। और जो आपको प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के एट द पब्लिक लेवल, वो इस वजह से है कि हर सियासी लीडर, हर पॉलिटिकल लीडर एक नई रास्ता दिखा रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगेन, क्योंकि हमारे अरबाब इख्तियार ये समझते हैं कि वो हर चीज के मास्टर हैं और हर चीज का उनको पता है, इस वजह से वो उस तरह मालूमात को आगे अवाम तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये उनका शोबा नहीं है। तो इस वजह से जो आपने ये बात कही है, ये आवाम कैसे फॉलो करेंगे कि अगर मुल्क के लीडर जो हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और उनके आगे पीछे बगैर मास्क के लोग उनके एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हों, और किस तरह ये करेंगे कि वो टूर कर रहे हैं और बगैर मास्क के फिर रहे हैं, वो अपनी मीटिंग्स के अंदर एहतियात नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमें इस मसले का हल करना पड़ेगा। ये एक जंग का वी आर अंडर अटैक, और ये किसी हमसाया मुल्क ने हमारे पे हमला नहीं किया, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक वायरस ने हमला किया हुआ है। तो आपको नेशनल यूनिटी की जरूरत है। नेशनल यूनिटी होगी तो हम इस वायरस का मुकाबला अच्छे तरीके से कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये देखें ना कि अभी जो डॉक्टर जावेद साहब, सिम्टम्स भी चेंज हो रहे हैं, अलामात चेंज हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अब आगाज़ में भी कही थी कि जो पहले तो था माइल्ड केसेस थे, रिकवर हो रहे थे अपने आइसोलेशन पीरियड के बाद, लेकिन अभी क्रिटिकल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। वैंट्स भी हमारे पास उतने नहीं हैं, ऑक्सीजन भी, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम तो ऑक्सीजन की स्टेट में थे, अब तो हम ICU में चले गए। लेकिन अब ये जो सिचुएशन हो रही है, ये क्या फिर टेक्सचर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या हमारी कोताहियों की वजह से क्रिटिकल केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं? डॉक्टर जावेद, देखिए रमशा, किसी भी एपिडेमिक डेंगू की ले लें, एंटेरिक की ले लें, किसी भी एपिडेमिक में ये एक ट्रेंड है, और ये राना साहब भी मेरा ख्याल एग्री करेंगे कि शुरू पे जब एपिडेमिक होती है तो उसकी केस फर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है।
जब आप उसकी मिडल में चले जाते हैं तो केस फर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट बहुत बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। वायरस को हम कॉन्स्टेंटली स्टडी कर रहे हैं, हमारा म्यूटेटिंग ब्राउज़र मौजूद है UHS का। वायरस ने म्यूटेट ज़रूर किया है लेकिन 4% 3% के करीब, तो वायरस लीथल नहीं हुई, ये होस्ट रिस्पॉन्स का चक्कर होता है। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि अब क्योंकि ये जो इस हालात में मैं अब ये एक मैं अजीब सी बात करने लगा हूं जो अपनी ही कॉन्ट्रडिक्शन आपको दे रहा हूं कि आपके साथ हमने रमज़ान में बहुत ज़्यादा हमने किया था, बार बार कहा था टेस्टिंग 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 एंड टेस्टिंग। WHO भी यही कह रही थी अगर आपको याद हो, और हमने भी यही कहा था कि टेस्टिंग कैपेसिटी कम है। बिल्कुल याद। अब इस स्टेज पे हम वो स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल गई है। देखें, जो हम एक कहते हैं उसको डेली हमें रिवाइज करना चाहिए। इस वक्त जो मैं पर्सनल अगर मैंने तो फैसला नहीं करना, लेकिन इस वक्त हमें टेस्टिंग की पे इतना ज़ोर नहीं देना चाहिए, हमें और चीज़ों पे देना चाहिए टेस्टिंग की, क्योंकि अब अफादियत ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम एक सही मायनों में एपिडेमिक में दाखिल हो गए हैं। अब जिसको नज़ला ज़ुकाम बुखार जिस्म टूट रहा है ये हो रहा है, उसको समझ लें कि उसको यही है। आपने उसका कराना है तो फेरिटन कराएं, डी डाइमर्स कराएं ताकि आपको, और इंटरल्यूकिन 6 कराएं ताकि आपको पता लगे ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है कि नहीं है। उस बंदे को आप कहें कोई टेस्ट की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, RT-PCR की कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम मेहरबानी करके अपने घर में बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ, ये होना चाहिए। और 12 दिन के बाद जब वो ठीक हो जाता है तो कोई फिर भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2 नेगेटिव वाला है ना, अब इसको रिवाइज नहीं करना, कोई नहीं करना, फिर भी नहीं करना। अब देखें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये अपना लिया है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम। अब वो इस तरफ चल पड़े हैं, वही रिसोर्सेज जो आप टेस्टिंग। डॉक्टर जावेद साहब इसको फिर डिस्कस करेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला वेरी सून, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको होना भी चाहिए इस सतह पे, तो हम इसके ऊपर ज़रूर करेंगे। चूँकि मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है तो ब्रेक लेते हैं। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप दोनों अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बहुत कीमती असासा है हमारे मुल्क का और हम सब फ़ख्र भी आप पे करते हैं। ब्रेक लेना है हमें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा टाइगर फोर्स की बात करेंगे कि जो 1700 जवानों से हलफ लिया गया था वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनसे काम लिया जाएगा, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ट्रांसपोर्ट इशू की बात करते हैं। हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट को मुल्क भर में खोल दिया गया है। आज से कराची में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जा रही है। SOPs डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान हम मौजूद हैं। शिराज अहमद हैं जो कि हमें कराची की सूरत हाल से आगाह करेंगे। फ़हीम अमीन हैं जो कि हमें लाहौर की सूरत हाल बताएंगे, और उसके बाद हम इरशाद बुखारी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे जो कि सदर है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के। उनसे जानेंगे कि किस हद तक अमल दरामद हो रहा है और कैसे ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाई गई है। शिराज बताइएगा, आज सड़कों पर ट्रांसपोर्ट है, क्या SOPs फॉलो हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स को ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त वो दी गई है और साथ ही साथ SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की भी हिदायत की गई है, जिसमें मुसाफिरों के दरमियान 3 फीट का फासला रखना होगा ट्रांसपोर्टर्स को। इसके अलावा जो ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं उनका मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया, जबकि जो मुसाफिर बसों में सफ़र करेंगे या सफ़र करने के लिए आएंगे उनके लिए भी मास्क पहनना और उन्हें सैनिटाइज स्प्रे करना लाजमी जो है वो करार दिया गया था। लेकिन इस वक्त हम कराची के मेन एक स्टॉप बलोच कॉलोनी पर मौजूद है, जहां बड़ी तादाद में लोगों की आमदोरफ्त होती है और मुख्तलिफ दफातर भी इन्हीं इलाकों में कायम है। लेकिन जो SOPs पर अमल दरामद करने की बात की गई थी वो हमें मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रही। कुछ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हमने देखा कि उन्होंने मास्क भी पहने हुए हैं और ग्लव्स भी पहने हुए हैं, जबकि मेजॉरिटी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ना तो वो ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा। 3 फीट का फासला
फासला अफरों के दरमियान रखने की हिदायत की गई थी, उस पर भी किसी तौर अमल दरामद नहीं होते हुए दिखाई दे रहा। लोग सीट बाय सीट बैठे हुए एक दूसरे के साथ चिपक के बैठे हुए सफ़र कर रहे हैं। गो कि शहर कायद में ऑफिस और दफातर बंद होने की वजह से और टाइमिंग्स चेंज होने की वजह से स्टॉप पर और बसों में उस तरह का रश दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह आम रूटीन में दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद सीट बाय सीट जो लोग जा रहे हैं उनमें कोई किसी भी किस्म की जो सोशल डिस्टेंसिंग का फैक्टर है वो अमल दरामद उस पर नहीं हो रहा। साथ ही साथ ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से सख्त हिदायत भी की गई थी और कहा गया था कि सख्त कार्रवाइयाँ भी होंगी, लेकिन सड़कों पर इस तरह का कोई अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कोई टीमें मौजूद नहीं है इस तरह की जो चेक कर रही हों, जो मुसाफिरों को चेक कर रही हों और जो ट्रांसपोर्टर्स को पाबंद कर रही हों कि वो SOPs पर अमल दरामद करें। किसी भी किस्म का स्प्रे ट्रैवल होने के बाद या ट्रैवलिंग चक्कर अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख के साथ, बहुत तकलीफ के साथ बार बार हम यही बात करते हैं। फ़हीम अमीन, बताइए लाहौर में क्या सूरत हाल है? क्या ऐसी ही है जैसी शिराज हमें कराची से बता रहे हैं? जी रिमशा, लाहौर में तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है वो ईद से पहले ही खोल दिया गया था। ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बल्कि जो यहाँ पर जो इंटरसिटी और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट है वो भी खोल दी गई थी। और जो SOPs बताए गए थे महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, समाजी फासले का ख्याल रखा जाए, जिसके ऊपर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से काफ़ी मज़ाहमत की गई, जिस पर हुकूमत की जानिब से घुटने टेक दिए गए। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस जो है उसमें ये कहा गया था कि 3 लोग एक गाड़ी में सफ़र करेंगे और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाएगा। लेकिन शुरू में तो इन SOPs पर अमल दरामद करवाया गया, सख्ती भी की गई, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है। लाहौर में रोज़ाना तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं, जो सरकारी तस्दीक शुदा दादोशुमार हैं। इसके बावजूद भी शहरियों की जानिब से, मुसाफिरों की जानिब से उन SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा जिससे इस कोरोना से बचा जा सके। हुकूमत की जानिब से अभी तक मेट्रो बस सर्विस को तो नहीं खोला गया, लेकिन जो सर्विस है जिसमें रिक्शा है, वैगनें हैं, बसें हैं, वो तो चल रही हैं। लेकिन SOPs अभी तक नज़रअंदाज हैं और बार बार हुकूमत की जानिब से यही इस्तदा की जा रही है शहरियों को कि SOPs का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें, समाजी फासले का ख्याल रखा जाए। लेकिन लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इस चीज़ को बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज कर चुके हैं, जिसकी वजह से लाहौर शहर में तेज़ी से कोरोना के मरीजों में इजाफा दिखाई दे रहा है। जी अच्छा, वेरी क्विकली शिराज से बता दीजिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में क्या कमी की गई, क्योंकि पेट्रोल इंतहाई सस्ता हो गया है और दूसरी तरफ ये कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, एक सीट छोड़ के बिठाया जाएगा, तो क्या किराया किस हद तक तय किया गया है ऐसे में जब सफ़र करवाना है? अच्छा, जैसा कि यहाँ पे हमारे कराची में जो 80% से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट है वो तकरीबन CNG पर ही चल रही है और 8000 के करीब यहाँ पर मिनी बसें और बसेस हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत से नहीं बनता। CNG की कीमतें क्योंकि बरकरार हैं और CNG की कीमतें बरकरार होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स का भी यही मौक़िफ़ है कि क्योंकि पेट्रोलियम पर जो बसें हैं वो नहीं चल रही और CNG की प्राइस मुस्तहकम है, तो किराए वही हैं जो पहले थे। 20 से 30 रुपये जो है वो किराया पर मुसाफिर तो जो है वो नहीं बढ़ाए गए। बहुत शुक्रिया शिराज अहमद, आपने हमें अपडेट किया। फ़हीम अमीन, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, तमाम तरह एहतियाती पर लाजमी अमल दरामद कीजिए क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बाहर फील्ड में रिपोर्ट करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इरशाद बुखारी साहब मेरे साथ हैं जो कि सदर हैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के। आपको वेलकम करते हैं शो में। ट्रांसपोर्ट चढ़ पर ही SOPs पर भरपूर अमल दरामद करेंगे। आप इरशाद साहब शो में मौजूद थे और भरपूर आपने कहा कि हुकूमत जब तक नहीं कहेगी सड़कों पर नहीं लाएंगे ट्रांसपोर्ट। हम अप्रिशिएट करते हैं उस बात को, लेकिन जब अब आ गई है, आप लोगों की मीटिंग भी हुई इरशाद साहब, लेकिन अब SOPs पर अमल नहीं हो रहा, बात वहीं की वहीं आ गई। मैं वेलकम करता हूँ आपके 92 को। मेरे 2.5 महीने की जो चीखो पुकार थी उसमें बड़ा अहम रोल रहा आपके चैनल का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और अब अगली बात जो आपके नुमाइंदों की बात सुन रहा था मैं, तो मैं कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुझे हेड ऑफ ट्रांसपोर्ट होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं जहाँ गवर्नमेंट के सामने जाके इतनी बड़ी बात मनवाई है
लोग भूखे मर रहे थे, फाकों का शिकार थे, तो मेरी 2.5 महीना चीखों पुकार लगी रही। तो अब अगर ये मसला आया है कि हमें अलाउ किया है, तो इन खुदा के बंदों को इनको चाहिए कि जो को कराची का नुमाइंदा कर रहा था, कुछ लोगों ने उसके ऊपर अमल किया, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आज इंशाल्लाह दोबारा तमाम ट्रांसपोर्टर्स को, कल भी मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मेरे बहुत सारे ट्रांसपोर्टर आए हुए थे, मैं कोशिश करूंगा, बल्कि मुझे हक बनता है। देखें, ये बात हमारा आईनी फर्ज है, इखलाकी फर्ज है, हम अपनी जान का ख्याल करें, लोगों की बात तो छोड़ें, अपनी जान है तो जान है। ये जो बात सबके लिए है। अलबत्ता मुसाफिरों की जो बात है, मैंने कल भी एक प्रपोजल दी है, मुसाफिरों के लिए हुकूमत लाजमी एक कानून बनाए कि जब वो गाड़ी में चढ़े बताइए कि जो SOPs बनी है उसमें ये कहा गया है कि हर बंदे का जब वो ट्रांसपोर्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेगा तो उसको पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। एक चीज कैसे पॉसिबल होगा, सड़क पे बस आप स्क्रीन करोगे, किस तरीके से मैकेनिज्म बनाया गया। दूसरी तरफ ये एक मिनट सुन लीजिएगा शाह साहब, फिर आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। बॉक्स रखने के लिए कहा गया है कि कैश जो है वो उसमें डाला जाए। ये तो चीजें बहुत बेसिक हैं, इनको तो फौरी तौर पे करवा के ट्रांसपोर्ट को लाया जा सकता था सड़कों पर। इरशाद साहब देखें, ये जो आपने चेक करने की बात की है, ये हुकूमत का काम है। हम ट्रांसपोर्टर हर स्टाफ पे अपने बंदे नहीं इतने हायर कर सकते, ना हमारे पास गुंजाइश है। हमारी पुरानी गाड़ियां हैं, गरीब लोग हैं। ये हुकूमत का काम है कि वो पैसेंजरों को पाबंद करे कि वो मास्क पहन के आएँ, ग्लव्स पहन के आएँ। देखें, ये सारी बात हम पे ही अगर की जाएगी, किसी और की जिम्मेदारी होगी नहीं होगी, तो फिर इस तरह तो काम नहीं चलेगा। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए। मेरी जिम्मेदारी अपनी है कि मेरे ड्राइवर का मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करे, कंडक्टर का होना चाहिए। लेकिन पैसेंजर को अगर कोई कंडक्टर ये कहेगा जी आपका मास्क नहीं है और मैं गाड़ी में नहीं चढ़ने देता, तो वहाँ तो गुत्थम गुत्था आता। भाई हमारी तो ये, हम तो सिविलाइज्ड कंट्री के लोग तो नहीं हैं, हम तो फिर लड़ने को दौड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। हुकूमत को कोई कानून बनाना चाहिए और मैं बिल्कुल आपसे कहता हूँ, मुतफिक हूँ कि मेरे ट्रांसपोर्टर्स को, ड्राइवरों कटरों को इस SOPs पे बाकायदा अमल करना चाहिए। आइंदा ट्रांसपोर्ट चलती रहे, कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि इन SOPs पर अमल हो भी रहा है या नहीं? चेक एंड बैलेंस किस हद तक होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में बसेज हैं, लोकल बसेज हैं जो कि सड़कों पर होती हैं कराची की, तो इनको चेक करना, इनको मॉनिटर करना कि किस तरह के इंतजामात हैं, क्या उसके लिए भी कोई हुकूमत के साथ तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, तय पाया, ताकि उनकी भी सेफ्टी रहे, ट्रांसपोर्टर्स की आपकी और आवाम की भी। देखिए जी, बात तो ये है कि इस हुकूमत ने अगर हमें पाबंद ना किया होता, 2.5 महीने हम खड़े रहे, भूखे मरते रहे, या और अवाम भी, ताजर भी, गरीब भी, तो ये हुकूमत का काम है, अथॉरिटी है ना, वो लोगों को चेक करे और वो कानून बनाए। अपने रोड पे ट्रैफिक वाले, उनको इख्तियारात दे दें, ट्रैफिक पे जो खड़े हैं वो पैसेंजरों को चेक करें कि आपका मास्क नहीं है तो आप इधर खड़े रहें। पुलिस से तो कोई डरेगा, ड्राइवर कंट्रोल से तो कोई नहीं डरेगा। बहरहाल हुकूमत का काम है, ये मेरा काम नहीं है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी बसेस के अंदर इन चीज़ों को मॉनिटर कैसे करेंगे कि तमाम जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बात वही आ जाती है कि पहले शुरू में 4-5 दिन तो बातें होती हैं, उस पर अमल भी होता है, लेकिन उसके बाद हवा में उड़ा दिए जाते हैं तमाम इकदाम। देखें बीबी, कल ये अनाउंसमेंट हुई है वजीर ट्रांसपोर्ट की तरफ से कि गवर्नमेंट की टीमें, महकमा ट्रांसपोर्ट की और रेवेन्यू की टीमें जो चेक करेंगी रोड पे। मैं ये कह सकता हूँ, कल भी ऐलान किया है कि अगर किसी ड्राइवर कंडक्टर के पास SOPs में अमल दरामद ना करा हो, ही शुड बी पुट इन जेल। आई विल बी अलॉन्ग विद गवर्नमेंट इंशाल्लाह, दिस इज माई प्रॉमिस। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और उस पर अमल दरामद भी हो और चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा रखा जाए, क्योंकि अभी इरशाद बुखारी साहब हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे, सड़कों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और इसमें खाली आपका भी कसूर नहीं है, ट्रांसपोर्टर्स का भी कसूर नहीं है, उन्होंने भी जो है वो अपना लेकिन अमल दरामद होना बहुत। आज पहला दिन है हमारे ट्रांसपोर्ट का, गलतियां होंगी, आस्ते आस्ते ठीक होता है। यहाँ तो ताजरों ने, भाइयों ने, जब उनको हुकूमत ने दिया तो फिर आप ये अवाम ने क्या कुछ किया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया तो हमें भी करना चाहिए। हमारी आदत ये है, हम ये कह रहे होते हैं कि जी फलां गलत कर रहा है तो हम भी करें, ये नहीं, अच्छी बात नहीं है। जो कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुई, वायलेशन हुई, वो नहीं होनी चाहिए। आई एम सीनियर
ट्रांसपोर्ट लीडर। चले अल्लाह करे कि आगे जाके आप स्ट्रिक्ट रूल्स पर अमल दरामद करवाएं। शाह साहब, आपसे यही उम्मीद है, क्योंकि पहले भी आप कोऑपरेट करते रहे हुकूमत के साथ। हम कोशिश यही करेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी सूरत हाल अच्छी और बेहतर हो, ना कि खराब हो। थैंक यू सो मच शाह साहब फॉर कमिंग इन द शो। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक वापस आएंगे तो कुछ इकॉनमी की सूरत हाल पे बात करेंगे कि कोरोना की वजह से जिस हद तक आलमी मईशत और पाकिस्तानी मईशत असरअंदाज हो रही है, आइंदा बजट आना है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे। अब बात यह है कि जब हम इसे अपनी सीवी में ऐड ऑन कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि यार कि बड़ी कोई बेसिक सी चीज़ है, और फिर लेकिन हमें इसको समझना है कि वाकई जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं, और जो लोग अच्छी तरीके से अपनी चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो चाहे फिर उनके रिलेशनशिप्स हों, पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, प्रोफेशनली मामलात हों, ऑर्गेनाइजेशन में हो, या किसी भी जगह पे काम कर रहे हों, या अपना बिजनेस कर रहे हों, तमाम चीज़ों में ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कम्युनिकेशन। एक दूसरे से बातचीत करना, गुफ्तगू करना, कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड्स हैं। हम उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि कैसे अपनी जो गुफ्तशनीद है, गुफ्तगू है, उसको बेहतर किया जा सकता है, और आप अपनी ज़ात पे किस हद तक काम कर सकते हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि कैसे बेहतरी आए। अली अब्बास है, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ हैं। उस्मान गुलजारी साहब हैं, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। कुछ ही देर के बाद आयशा बेला मलिक जो कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, वो भी साथ शामिल है, गुफ्तगू होंगी। सबसे पहले अली, बात वही है ना कि देखें, किसी भी चीज़ के लिए आपको अगर कन्वेंस करना ही ना आए, आपको गुफ्तगू करनी ही ना आए, तो आप कोई भी काम कैसे कर सकते हैं या अपनी ज़िंदगी में बेहतरी कैसे लेके आ सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि जब इंसान बच्चा बोलना सीखता है तब से लेकर कम्युनिकेशन स्किल्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अली अब्बास जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। एक मिथ है रमशा कम्युनिकेशन के हवाले से, वो मैं कोशिश करूँगा अपनी गुफ्तगू में आज उसको ब्रेक करूँ। कम्युनिकेशन जिसकी ठीक नहीं होती उसको कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस करें, आप रीडिंग करें, आप लोगों से ज़्यादा गुफ्तगू करें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आज मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस से आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन के 4 पिलर्स होते हैं, जिसमें विजडम होता है, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, एक्सपोजर, और फिर आता है कम्युनिकेशन जिसको अंदाज़े गुफ्तगू आप कह सकते हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास आइडियाज़ बहुत हैं, हमारे पास चीज़ें बहुत होती हैं बताने के लिए, लेकिन हम बता नहीं पाते। तो मैं उनसे अक्सर ये बात कहता हूँ कि एक्चुअल में आपके पास कुछ नहीं है बताने के लिए, क्योंकि अगर किसी के पास बताने के लिए कुछ हो तो वो ऐसा नहीं होता अगर उसका नॉलेज और विजडम का पैकेज कंप्लीट है, वो कम्युनिकेट ना कर पाए। मैंने ज़िंदगी में किसी ऐसे स्कॉलर से, किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल से, किसी ऐसे वाइज पर्सन से मेरी मुलाकात नहीं हुई जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, जिसका नॉलेज तो बहुत अच्छा हो लेकिन उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। इसको मैं मज़ीद वाज़ेह करता हूँ, जैसे कि आपका जो दिमाग है ये टैंकी की तरह है, और आपकी ज़ुबान जो है ये, इसको समझ लें कि आप ये एक नलका है। अगर टैंकी फुल होगी तो आपकी रवानगी ज़ुबान से, जैसे नलके से पानी आप थोड़ा सा भी ओपन करेंगे तो पानी स्पीड से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके दिमाग में जो नॉलेज है, एक्सपोजर है, जो कॉन्फिडेंस है, अगर उसकी कमी होगी तो नलका आप जितना मर्ज़ी खोलते रहें वो अच्छी तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ, मैंने ये देखा है कि अपने 20 साल कैरियर में उन लोगों की जो सैलरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं और बड़ी स्पीड से इम्प्रूव होती हैं, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को कन्वेंस कर सके, लोगों को मीटिंग में अपने आइडिया को कन्वेंस कर सके। बोर्ड मीटिंग में जितने भी बोर्ड मेंबर्स जो हैं वहाँ बैठे हुए हैं, उनको अपने इंटेलेक्ट से, अपने विजडम से और अपनी कम्युनिकेशन से और अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स से वो कन्वेंस कर सके। अब इसके आगे भी 3 पार्ट्स हैं। एक कम्युनिकेशन वो है जिसको हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, जो दुनिया में जब रिसर्च हुई कि दुनिया में सबसे बड़े फियर्स कौन से हैं, तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो डेथ का फियर नहीं निकला रमशा, वो पब्लिक स्पीकिंग का जो है वो फियर निकला। क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर हम जो बात कर रहे हैं, अगर हमारी, वो भी एक अलग गुफ्तगू है, वो एक अलग आर्ट है बिल्कुल, लेकिन ये बेसिक
से कम्युनिकेशन स्किल होना ये लोगों के अंदर, हर किसी के अंदर होना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता हो, चाहे आप घर में अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हो, चाहे घरेलू ख़वातीन हो, बच्चों में डेवलप करना शुरू से ही आपको आना चाहिए। आयशा बेला मलिक भी मेरे साथ हैं। आयशा, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर हैं, काफ़ी सारे लोगों की ट्रेनिंग भी करती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे यकीनी तौर पे काम करती होंगी। किस हद तक आपको लगता है कि हमारे यहाँ अभी भी लोगों को कम्युनिकेशन नहीं आती, कब कहाँ कौन सी बात करनी है, क्या कहना है, लोग नहीं समझते? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो रमशा। एक्चुअली मैं कम्युनिकेशन IBA में भी पढ़ाती हूँ, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ, इसके अलावा डाओ में पढ़ाती हूँ, और जो जितने मतलब पार्को है एंड हचिसन, मैनी कंपनीज और निम्स है जहाँ मैं जाके, इवन NSPP है जहाँ मैं कम्युनिकेशन पे देती हूँ लेक्चर्स। डेल कार्नेगी से मैंने एक ली सर्टिफिकेशन, एक हार्वर्ड से ली, और एक और अब कर रही हूँ MIT से। कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, इसके ऊपर जितना बोला जाए कम है। सर अभी एक बात कह रहे थे, इन्होंने एक लफ्ज़ शुरू किया जिसको हम कन्विंस कहते हैं, विच इज़ अ प्रोसेस। अच्छा, पहले मैं कम्युनिकेशन को वाज़े कर दूँ कि इट्स अ ह्यूज थिंग। इसमें जो लेट मी टेल यू 66% इन द कम्युनिकेशन इज़ लिसनिंग स्किल्स। सिर्फ सुनना कैसे है। जो इंसान की क्लास है ना, वो उसकी कम्युनिकेशन से डिफाइन होती है। वी ऑल गिव इम्प्रेशंस थ्रू आवर कम्युनिकेशन। आप सब मीडिया पे हैं, रेडियो पे भी ड्रामा चल रहा हो, और जो बादशाह का अंदाज़े गुफ्तगू हो और जो मुलाजिम का हो, आपको उनके तर्ज़ तकल्लुम से पता चल जाएगा कि हु इज़ द किंग एंड हु इज़ द सर्वेंट, बिकॉज उनका जो लफ्ज़ों का चुनाव है वही अपने रैंक के मुताबिक है। तो व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग, लफ्ज़ उसमें महज 7% है, महज 7%, 66% इज़ द लिसनिंग स्किल्स, कि यू अंडरस्टैंड एंड देन यू कन्वे योर मैसेज। अदरवाइज होता वही है जो आजकल की आपके यूजुअल मॉर्निंग शोज में हो रहा होता है या टीवी प्रोग्राम्स में, कि आप कन्वे तो इतना कर रहे हैं और कन्विंस लोग इतना सा हो रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन ही नहीं है। तो दैट इज़ अ होल प्रोसेस। कम्युनिकेशन में सिर्फ, और जो 33% है जो रह जाता है, दैट इज़ द वे यू वेयर यू गिव द पॉज। टोन क्या है, सिर्फ टोन की वजह से, हमारे मुल्क में तो गर्म मौसम है, टोन की वजह से ही बहुत सी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। फिर अगेन ये जो मैं कल भी अपने एक लेक्चर में कह रही थी कि जो रिसेंट आपके पास अमेरिका का एक वाक़या हुआ है जिसकी वजह से 29 स्टेट्स में उनकी आग लगी हुई है, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग कम्युनिकेशन। दे नेवर गॉट टू नो, वो कन्विंस ही नहीं थे कि 8 मिनट उसकी गर्दन पे, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन दे आर गिविंग, के भी हु डेयर्स टू लुक इन आवर आइज, तो वो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फिर गिविंग सिग्नल्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। हम कितनी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, पैसे दे के हम अपने नंबर्स लेते हैं कि जी ये मेरे क्लास का नंबर है, एक्स्ट्रा पैसे दे के गाड़ियों के नंबर लगवाते हैं कि जी ये हमारा नंबर, दैट्स अ कम्युनिकेशन, कि जी दिस इज द इम्पोर्टेंस वी आर गिविंग टू आवरसेल्व्स। एंड अगेन वी टेक होम्स इन पर्टिकुलर एरियाज, करोड़ों रुपए खर्च करके हम अपने क्लास के मुताबिक एक घर लेना चाहते हैं। किसी को हमारे घरों से क्या है, द मोमेंट वी टेल आवर एड्रेस, वी आर कम्युनिकेटिंग टू द वर्ल्ड कि सी दिस इज माई, हाउ यू शुड डिफाइन मी। तो कम्युनिकेशन बहुत वसी सब्जेक्ट है, इसमें अल्फाज, ये जो बात कर रहे थे गुफ्तगू, वो इसका सेकंड वाला दर्जा है। ये जो आयशा ने एक तरफ निशानदेही की है ना कि देखें घर या हमारा मोबाइल, हमारा कैरेक्टर, हमारा जो है ना वो फिजिकल अपीयरेंस, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है उस्मान गुलजार साहब के किसी भी, कि कौन शख्स क्या बात कर रहा है। तो ये एक तो इंटरलिंक्ड है, या ये गलत है तासुर के नहीं, ऐसा नहीं होता, बात में दम होना चाहिए, ज़ात में दम हो ना हो। तो क्या कहेंगे उस्मान गुलजार साहब आप इस पर? जी देखिए, म्यार ज़िंदगी जो है वो म्यार इबलाग है, और कम्युनिकेशन की जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इस पे सूरह रहमान का जिक्र करूँगा कि पहली 4 आयात में अल्लाह ताला जो है ना वो ही टॉक्स अबाउट द बेस्ट ऑफ बेस्ट। पहली आयत है रहमान, कि अल्लाह ताला की 99 सिफ़ात है, मगर उस इंसानों के लिए सबसे बेहतरीन सिर्फ जो है वो रहमान की है। फिर अगली आयत है अलमल कुरान, की दुनिया में जितने भी उलूम है सबसे बेहतरीन इल्म जो है कुरान का है। फिर खलकल इंसान, दुनिया में जितनी भी क्रिएशन है उनमें सबसे बेहतरीन क्रिएशन इंसान है। और फिर अल्लमहुल बयान, कि उसने उसको बोलना सिखाया। तो पता चलता है कि सबसे बेहतरीन जो स्किल है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है एक स्किल, वो कम्युनिकेशन है, बोलने की सलाहियत। मगर जो आप बात कर रही हैं ये भी बहुत ज़्यादा अहम है कि बेसिकली इसको परसेप्शन कहा जाता है, कि किस तरह से जो है लोगों के तर्ज से अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो कैसा है। और यहाँ पे फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं कि जो लफ्ज़ों से बयान नहीं की जा रही होती, जो समझा जाता है। और देखा जाता है कि ये एल्बर्ट मेहरेबियन की रिसर्च थी, काफ़ी लोग उसको नेगेटिव भी इस्तेमाल करते हैं, कि वो कहता है कि जो आयशा ने भी बात
बात की कि 7% जो है वो गुफ्तगू में आपकी कम्युनिकेशन होती है वो अल्फाजों से होती है, 93% जो आपका इम्पैक्ट होता है वो आपका नॉन वर्बल होता है, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है या फिर आपका टोन ऑफ वॉइस होता है। अब अगर आप इससे कहा जाए कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो एक अलग बात है, बट मैं कहूँगा कि होना नहीं चाहिए, कि हमें देखने से तासुब नहीं कायम करना चाहिए, मगर होता है ऐसा जिसको कहा जाता है ना कि किताब को जो है वो डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि हम करते हैं जज, ठीक है, हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम तो उसके कपड़ों से हमें उसकी पहचान होती है। तो शुरुआत में खास तौर पे जब किसी से बात करें तो कहते हैं कि योर स्टाइल इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्सटेंस। शुरुआत में आपका जो अंदाज है बयान, अंदाज जो है वो ज्यादा अहमियत रखता है कि आप क्या कह रहे होते हैं, और उसके बाद फिर जब बात तासुब कायम हो जाता है उसके बाद फिर बात आती है कि क्या किया जा रहा है, और फिर आई वुड से कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कहाँ किया जा रहा है और उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें। जी अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस एक भी बात करेंगे कि जहां हम बात करने की बात कर रहे हैं, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मयार है वो इंसान की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आयशा ने भी कहा कि अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता, अच्छा मोबाइल ज़रूरी है, बिल्कुल है, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ है कि हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान के ऊपर, कि जब तक आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप समझते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो किस ज़बान का होना और उस पर उबूर होना ये किस हद तक इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स में, इस पर भी बात करेंगे, और बेहतर कैसे कर सकते हैं इस पर भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन द शो। तो जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक तो आपकी पर्सनालिटी के साथ आपकी जो बात है उसका रब्त, और जो आप कह रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज का रब्त होना कितना ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल में। और दूसरी बात ये कि अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब तक आप इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते लोग आपको समझते हैं कि आप या तो पढ़े लिखे नहीं हैं या आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आते नहीं है। ख़ास तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्रोफेशनल लाइफ में हम इस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। तो आपकी क्या राय है आयशा इस पर? मैं बड़े ज़माने से, मैंने जब काम शुरू किया तो PACC में आई वाज यूज्ड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द बिगिनर्स टिल द 14th लेवल। मैंने इसमें सिखाया, बेसिक मास्टर्स मेरा इंग्लिश लिटरेचर में है। तो जो ज़बान है ना, इस ज़बान की खूबसूरती अंग्रेज़ी की ये है कि ये बहुत वसी है। इसमें उर्दू में भी उर्दू बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, मोहब्बत वाली ज़बान है, मगर उसमें लफ्ज़ उतने नहीं हैं जितने अंग्रेज़ी में हैं। तो जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं ना, एक ही लफ्ज़ को हम उर्दू में महज एक जैसे डर है उसका एक है, इंग्लिश में बहुत वसी है। इट्स लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर वी कैन गिव द एक्सप्रेशन और इमोशंस। दूसरी बात यह है कि आपकी रीच बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप ज़बानों में, एक ज़बान इंग्लिश ऐसी है जो ऑलमोस्ट हर मुल्क में बोली जाती है। अगर आप पाकिस्तान से उठ के काम कर रहे हैं और आपने बाहर की दुनिया में जाना है तो आपको अंग्रेज़ी आती है तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। फिर हम लोग बिजनेस इंग्लिश सिखाते हैं, उसके 3 महीने के शॉर्ट कोर्सेज होते हैं कि अगर कोई बच्चे बाहर इंटीरियर से आ रहे हैं या पंजाब के किसी गांव से बगैर डॉक्टर या इंजीनियर बन गए तो हर इदारे में बिजनेस इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट है विच आई टीच। उसमें हम क्या करते हैं कि क्विक इंग्लिश के चीज़ें, जैसे आप कहते हैं ना क्विक लर्निंग, वो आप सिखा रहे होते हैं, जिसके अच्छे अच्छे इदारे हैं यहाँ। ब्रिटिश कॉन्सुलेट ने आजकल एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। जितने लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो ज्वाइन करें। IELTS बड़ा एक क्विक तरीका है अंग्रेज़ी ज़बान सीखने का, 12 दिन के अंदर समझ में आने लगती है। हर ज़बान को सीखने से पहले सुनना पड़ता है, सुनना एंड देन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मैं उस पर हंसूँ, उर्दू तो हमारी अपनी ज़बान है, इट्स आवर ओन थिंग, बट इफ़ यू वांट टू ग्रो तो द सैड रियलिटी और द गुड रियलिटी दैट यू नीड टू नो इंग्लिश, इट शुड बी देयर। ये बड़ा शुरू का रियलाइजेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। एक कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम जी, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है आपका। मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जो अपनी बात है, जो मुझे लग रहा होता है कि मैं बिल्कुल सही बता भी रहा हूँ, और उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में कुछ चीज़ जाके आके बॉस को या अपने सीनियर से डिस्कस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है प्रेजेंट करके आ गया हूँ, उनको समझा पाया हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इसमें कोई पर्सनैलिटी का इशू होता है, कोई इसका क्लैश आता है, या क्या रीज़न होती है कि जो मुझे लग रहा होता है कि सही हो चुकी है बात मेरी, लेकिन हुई नहीं होती, उसके रिजल्ट्स हो नहीं आते। अच्छा उस्मान, साथ ही रहिएगा। कुछ फ्लॉज या अगर कुछ उस्मान गुलजारी भी आपसे पूछना चाहें तो क्या होता है इनके साथ उस्मान गुलजारी साहब?
देखें, इसमें ना 2-3 एलिमेंट्स हो सकते हैं। एक कि जब इन्होंने बात कही और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कर दिया मगर उनको नहीं समझा, इसमें मैं 2 एरिया में कहूँगा। एक काफ़ी मरतबा ना बायसनेस आ जाती है इसमें, जो आपके बारे में जिसको कहा जाता है तासुब, कभी ना कि आप चाहे जितना मर्जी, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर की जब हम बात करते हैं कि आप जितना अच्छा बोल रहे हैं, जितना बेहतरीन बोल रहे हैं, पर अगर मुझे आप अच्छे नहीं लगते तो आप चाहे जो मर्जी कर लें, तो वो मैंने आपके बारे में एक अपनी राय बना ली है। तो ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है। और काफ़ी इदारों में जो है कभी कभी ये होता है कि जेलसी होती है, चीज़ होती है, तो उसमें आप जितना मर्जी बेहतरीन कम्युनिकेट कर लें तो वो फिर ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, दूसरे इसमें ये चीज़ आती है कि काफ़ी मरतबा हम बेहतरीन बोल तो देते हैं, बात कर रहे होते हैं, मगर वो उसके मुताबिक नहीं होता जो वो चाह रहा होता है। अब इसमें यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो आयशा ने जिस पर फोकस किया कि 66% जो है वो लिसनिंग होती है, कि मोटिवेशन, हम यहाँ पे ये बात करेंगे किस तरह से अगले को मोटिवेट किया जाए कि वो आपकी बात पे एक्शन ले। और हम तब तक अगले को कन्विंस नहीं कर सकते जब तक हम एग्जैक्टली उस बात पे हिट ना करें, जब तक हम कि जो वो सुनना चाह रहा होता है। तो ये वाली बात होती है। तो मैं चाहूँगा कि ये इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बड़ा ओपनली जाके जो है ना लोगों से फीडबैक लें। जैसे मैं जब इदारों में जाता हूँ, जब मेरी बात नहीं होती वहाँ पे या मुझे मर्जी का रिस्पांस नहीं मिलता, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे आपसे कोई काम नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आप बैठ के ओवर द कप ऑफ टी मुझे सिर्फ बता दें कि क्या वजह हुई कि आपने नहीं किया। वो ऐसी वजह बताते हैं जो हमारे बारे में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। तो मुझे याद है कि मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताए जो मैं कभी सोचा नहीं था कि शायद ये वाली चीज़ भी बैरियर बन सकता है। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट है इसके ट्रस्ट के हवाले से, और दूसरी ये कि आप उनसे फीडबैक लें, खुल के लें कि क्या वजह हुई कि मेरी बात को नहीं समझा गया, और ओपन फीडबैक से शायद उम्मीद करता हूँ कि फ़ायदा होगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अली अब्बास, ये जो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस की, ख़ास तौर पे बिहेवियर्स की, तो एक तो अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को काउंटर कर सकती है। उसके लिए अच्छी ऑब्जर्वेशन होना, अच्छा एटीट्यूड होना, अच्छा बिहेवियर, अच्छे लुक्स होना, ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं। जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं या हमारे ऑफिस की बात करते हैं, तो बहुत सारे दीगर फैक्टर्स हैं जिसमें जेलसी फैक्टर भी आ जाता है, जिसमें आपका पोजीशन भी आ जाती है, और दूसरी चीज़ें हैं, तो वो इंतहाई खूबसूरती से मैनेज हो सकती हैं इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। डू यू एग्री विद मी? जी रमशा, दुनिया में ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ हैं वो अल्फाज की वजह से नहीं हुई, वो कंटेंट की वजह से नहीं हुई, वो अंदाज़े बयां की वजह से हुई हैं ज़्यादा लड़ाइयाँ। और आपको बड़ी हैरानगी होगी, बाज़ औक़ात हिस्ट्री ये बताती है हमें कि जो जंगें हैं वो भी एक एक जुमलों पे होती है कि लोग जब टेबल पे बैठते हैं, लोगों को सामने वाले शख्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग, उस पर्सनैलिटी की अंडरस्टैंडिंग और उस प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग। जब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो इंसान निगोसिएशन में वीक होता है। और जो शख्स खुद इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी नहीं है और जिसकी खुद गुफ्तगू और पर्सनैलिटी इम्प्रेस नहीं कर पाती, मालिक उसकी बात नहीं सुनता, ना ही उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसकी बात सुनता है। सबसे पहले आपको अपना एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना पड़ता है। मैक्स बाबरी साहब अक्सर फरमाते हैं अपनी ट्रेनिंग्स में, वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ईगो की वजह से होता है। और ईगो तब डेवलप होती है जब हम अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी जो बाइसनेसेस हैं वो लोगों के साथ शेयर नहीं करते। हम एक परसीव कर लेते हैं अपने ही ऑफिस में बैठे हुए कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। इसकी वजह से अपने दिल में एक जेलसी फैक्टर क्रिएट करते हैं और फिर उसके बारे में मुख्तलिफ जगहों पे बातें करनी शुरू कर देते हैं। और फिर जब वो बातें हैं डायरेक्ट जो नहीं कर रहा, वो जब घूम फिर के उस शख्स के पास पहुंचती हैं, तब भी फिर एक जो जेलसी का फैक्टर है वो इंक्रीज़ होता रहता है। ख़ास तौर पे जो लोग ज़िंदगी में रीडिंग नहीं करते और जो लोग ज़िंदगी में लेक्चर्स मुख्तलिफ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए नहीं सुनते, उनकी जो माइंड है, जो उनका एक्सपोजर है, वो स्टैग्नेंट हो जाता है। जब कीप ऑफ लर्निंग और कीप ऑफ इम्प्रूवमेंट के मोड में आप होते हैं तो आप में जो बाइसनेस है वो भी कम होती है और आप अपने आप को अक्ले कुल नहीं समझते। जब इंसान अपने आप को अक्ले कुल समझना शुरू कर दे तो वो ना ही प्रोजेक्ट को आजिज़ी के तौर पे प्रेजेंट कर पाता है और वो ये समझता रहता है, वो इसी गुमान में रहता है कि जो मैंने प्रपोजल बना लिया है, जो मैंने प्रेजेंटेशन दे दी है, दैट इज़ ऑन द टॉप।
ये जो हम बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज होना, आपके जो जेस्चर्स हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट्स हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स हैं, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये बहुत सारे कम्युनिकेशन में आते हैं। हम सब समझते हैं आयशा कि ये जो गुफ्तगू करना है या जो बोलना है, बात करना है, सिर्फ यही कम्युनिकेशन है। तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें भी फॉल करती हैं। इस पर भी काम करना कितना ज़रूरी है? साथ साथ आपको गुफ्तगू पे तो अबूर होना ही चाहिए, ज़बान पर भी होना ही चाहिए। देखिए, ये जो आप बात करी हैं कि ये जो हमारे सिग्नल्स हैं, आप सिग्नल्स की बात करी हैं कि हमारा अंदाज़ बात करने का, बैठने का, सबसे पहले तो आई वुड से कि लोग समझते हैं कि अगर मैं बोल अच्छा सकता हूँ या मैं बहस अच्छी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो इसका मतलब है आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। आई वुड इन टेक्निकल लैंग्वेज से कि दैट इज़ अ ज़ीरो कम्युनिकेशन व्हेन ओनली यू आर टॉकिंग और ओनली वन पर्सन इज़ टॉकिंग। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपको खुद पता है, आप सब जानते हैं कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी है, जब वो आ रहा होता है सेनेटरशिप के लिए भी, तो लाखों करोड़ डॉलर खर्च करके, करोड़ों डॉलर्स उनको ट्रेनर्स रख के दिए जाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टाइज दे शुड वेयर, व्हाट काइंड ऑफ सूट्स दे शुड वेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ शू पॉलिश दे नीड टू हैव। बिकॉज अगर बहुत चमकते हुए जूते पहनेंगे तो वो एक्टर लगेंगे, अगर बहुत ही गंदे घिसे हुए जूते पहनेंगे तो वो एक वर्किंग क्लास के आदमी लगेंगे। तो दे नीड टू हैव, इट इज़ ट्रू, दे नीड टू हैव अ नॉर्मल। एंड देन ये आपके सामने एक बहुत बड़ा इस सदी का वाकया था, प्रिंसेस डायना के बाद कैमिला पार्कर बोल्स, उनका बड़ा बुरा इमेज था। तो 11 साल तक प्रिंस चार्ल्स ने एक बहुत ही दुनिया का महंगा तरीन ट्रेनर, एक खातून और एक मर्द, उनको रख के दिया। उनको नी लेंथ तक के कपड़े, उनके रंगों की चुनाव बताया जाता था। पर्टिकुलरली उनको कहा गया कि आप किन किन इदारों में जाके मदद करें, चैरिटी में जाएं, हाउ शुड शी पुट अप अ पॉजिटिव इमेज ऑफ हर सेल्फ सो दैट लोग उनको आते ही डायना की जगह पे मार ना दें। तो दिस इज ऑल कम्युनिकेशन। जो ये आपका सवाल आया था, इसको हम कम्युनिकेशन की ज़बान में कहते हैं, इसको वन थिंग विच वी कीप ऑन सेइंग, कनेक्ट डिटेक्ट मोड। जैसे मोड आप चेंज करते हैं ना कि एसी का मोड अब ठंडा करना है या गर्म करना है, या टीवी का चैनल बदलना है, 92 है कि दूसरा लगाना है, इसी तरह से आप अपने जहन का कम्युनिकेट करते हुए मोड चेंज करते हैं कि मुझे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का प्रोसेस होता है कि यू नीड टू नो द अदर पर्सन। आपको अपना ज़ाविया निगाह ख़त्म करके दूसरे का जानना पड़ता है। और जब हम अफसर से बात कर रहे होते हैं, जैसे इन्होंने कहा मेरी बात, हमें हमेशा 2 लेवल पीछे हट के बात करनी पड़ती है कि पता चले वो क्या चाहते हैं। वो कम्युनिकेशन शुड बी 90% लिसनिंग एंड देन व्हेन दे आस्क यू व्हाट दे आस्क यू, उनका कहा हुआ कुल होता है। बॉस इज ऑलवेज राइट, हम हमेशा सुनते हैं बिकॉज आप काम उनके लिए कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जहाँ बंदे का ओहदा, खातून है या आदमी है, जहाँ उनका ओहदा, उनकी पहुँच, या फिर वो पैसा देने वाले हैं, आप लेने वाले हैं, तो इंस्टेंटली कम्युनिकेशन बदल जाती है। वहाँ मोड हमें चेंज करना पड़ता है, डिटेक्ट करें। अब एक और चीज़ होती है, वो ये होता है कि बहुत सारे लोग, अली अब्बास, बड़े अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, पोजीशन होल्डर्स होते हैं, अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो बहुत पीछे रह जाते हैं ऐसे लोग। और जो ज़रा एक्टिव बच्चे होते हैं, जो थोड़े शरारती बच्चे होते हैं, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स, बात अच्छी कर सकते हैं, तो एक्टिवली क्लास में भी रोल प्ले करते हैं, तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर सिर्फ सब कुछ पढ़ लिया है तो उसको अपने दिमाग में ही रखना है। बात वही आ गई कि आपने शुरू में भी कहा था कि उसको रेगुलेट करते हैं आप थ्रू योर टंग। जी रमशा, मुझे वैसे शरारती बच्चे मुझे ज़ाती तौर पर ख़ुद बड़े पसंद है कि जो लोग शरारतें करते हैं उनमें अदर दैन द करिकुलम उनमें नॉलेज आता है। जो शरारती होते हैं वो ज़्यादा लोगों से मुलाकात करते हैं, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। वैसे मैं आपको रमशा एक बात बताऊं, जब आप HR हेड के कमरे में एंटर हो रहे हैं या CEO के कमरे में एंटर हो रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, जो आपने बात की, तो जैसे ही आप डोर से लेके आप चेयर तक पहुंचते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने किस अंदाज से दरवाज़ा खोला है, किस अंदाज से आप बैठे हैं, किस अंदाज से आपने अस्सलाम वालेकुम कहा है, 30 सेकंड में आपका फ़ैसला हो चुका होता है। अभी आपने अपनी ज़ुबान नहीं खोली होती, क्योंकि ज़ुबान से ज़्यादा एक जो स्पिरिचुअल साइंसेज है वो ये हमें बताती हैं कि इंसान के इर्द गिर्द एक ऑरा होता है, वो ऑरा भी दूसरी पर्सनैलिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। अगर उसमें से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो वो दूसरे की पॉजिटिव वाइब्स को कैच करके आपका फ़ौरन से रिलेशन बना देता है। अगर उसमें नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएं
तो वो रिलेशन जो है वो नहीं बनता। और जो ऑरा है इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है दूसरी पर्सनैलिटी के साथ कि वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी सक्सेस में। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कॉलर है हमारे साथ आमना, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैं उस्मान साहब से पूछना चाह रही हूँ। जी आमना, क्या पूछना चाहती हैं? जी कि इंसान खुद कैसे ऑब्जर्व कर सकता है कि मेरे कौन से कम्युनिकेशन स्किल हैं जिस पर मुझे वर्क करना चाहिए, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज है या मैं कोई बात कर रही हूँ उसको ठीक से बयान नहीं कर रही। और हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें खुद से बातें मतलब करने का शौक होता है या वो खुद से बात करते हैं, तो क्या मतलब ये कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है? जी उस्मान गुलजार साहब। जी, जो पहले इन्होंने बात की, दो बातें इन्होंने कही कि अपने आप को कैसे बेहतर किया जाए, और दूसरा खुद कलामी की इन्होंने बात की। जैसे मैं खुद कलामी की पहले बात कर लूँ कि कम्युनिकेशन जो है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन खाती है कि अपने आप से आपने गुफ्तगू कैसे करनी है। दूसरा 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में बात जब कर रहे होते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की, खास तौर पर एक इदारे में किस तरह से आपने गुफ्तगू करनी है। और चौथा मैस कम्युनिकेशन है, जिस तरह से अभी TV के जरिए हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और चारों में मेरे नज़दीक जो सबसे अहम तरीन एरिया है वो है ही खुद कलामी, जो सेल्फ टॉक वाला है। तो अब ये देखना है कि आपकी आपस में गुफ्तगू जो आप अपने आप से कर रहे हैं वो कैसी है। 85% कहा जाता है कि आप अपने आप से जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो मनफी होती है, तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। और जब अपने आप से गुफ्तगू इंसान अच्छा कर सकता है तो वो दूसरों के साथ भी बेहतर तरीके से हो सकता है। अच्छा, जहाँ तक ये वाली बात रही कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मैंने इससे पहले जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जोहारी विंडो कॉन्सेप्ट है। बेसिकली उससे ये पता चलता है कि आप के इर्द गिर्द के जो लोग मौजूद हैं वो आपको फीडबैक देते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरे अपने एरिया में, जो कि इम्प्रूव होने की ज़रूरत होती है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, आपको ना खुद से भी अंदाज़ा हो जाता है कि जब आप कोई गुफ्तगू कर रहे होते हो, दोस्तों से बात कर रहे होते हो, तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो फीडबैक पता चल रही होती है कि अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आप यूज़ नहीं कर रहे, या फिर जो है आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाते हैं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, नहीं करते। तो आपको ये अंदाज़ा करना है कि आपसे लोग परेशान क्यों हैं आपकी ज़िंदगी में। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग जो लड़ाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो कम्युनिकेशन की वजह से ही प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो, तो अगर आप गौर करें कि ज़्यादातर कोई 3-4 लोग आपकी ज़िंदगी में आपसे इस वजह तो नाराज़ नहीं है कि भाई आप गलत समझ गए, आपसे जो आपका जल्दी आप नाराज़ हो जाते हैं, तो ये आपको जो फीड होता है ना, जो माशा के एक लोग जो आपके साथ जिनके साथ रब्ता है। तो चल, अब ये तो हमने कॉर्पोरेट सेक्टर की और प्रोफेशनल लाइफ की बात की है ना, ज़रा पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी आते हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो किस हद तक मैटर करता है। लेकिन पहले कॉलर है आफाक, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफाक। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आफाक आप? मैं तकरीबन एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी, सवाल पूछिए अपना। कॉल ड्रॉप हो गया। आई थिंक जब आप लोग कॉल किया करें तो टीवी म्यूट कर दिया करें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो गुफ्तगू करने में। आते हैं ज़रा उस तरफ के पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हमारे हैं। आजकल आयशा ये बड़ा मसला होता जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा है। हम गुफ्तगू मोबाइल पे तो कर लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हम हाईली एक्टिव होते हैं, लेकिन जब फिज़िकल प्रेजेंस है एक तो उसमें हमारी गुफ्तगू नहीं हो रही, हमारे रिलेशनशिप्स में हम एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहे। तो ये किस हद तक मसाइल को जन्म देता है आपकी पर्सनल लाइफ में, कम्युनिकेशन गैप होना? जो कम्युनिकेशन है, ज़ाहिर है ज़ाती ज़िंदगी में अगर अच्छी ना हो तो उसके नुकसान बहुत बढ़ जाते हैं। तो यू नीड टू नो द अदर पर्सन कि वो आपसे क्या चाहते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, जैसे जब तक कनेक्शन ना हो कम्युनिकेशन में, तब तक कोई भी कम्युनिकेशन, चाहे वो ज़ाती हो चाहे वो ऑफिशियल हो, वो कामयाब नहीं हो सकती। हमें इतना कन्वे करना पड़ता है और इतना कन्विंस होते हैं। अच्छा, अगर आप कनेक्ट हो गए, आपको अगले की समझ आ रही है कि व्हाट डू दे वांट, उनकी नीड क्या है हमसे, और सेकंड नंबर पे आता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है।
मेरा नहीं, कम्युनिकेशन होती ही दूसरे के लिए, अपने तो जैसे उन्होंने कहा खुद कलामी है, वो तो हमें सबको पता है। वी नो दैट व्हाट डू वी वांट, हमारी नीड क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, और लास्ट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न क्या है। कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो इंसानों को अपने से ज़्यादा ख़ानदान वालों के लिए होता है। और जब आप ज़ाती ज़िंदगी में बात कर रहे होते हैं तो ये तीन चीज़ें, नीड, योर द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पर्सन जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आपका प्रॉस्पेक्ट है, और फिर कंसर्न उनका क्या है, और वो सुने बगैर नहीं पता चल सकता। जब द मोमेंट यू कनेक्ट, उसके बाद कनेक्शन बनता है, जब आपको नीड, इंटरेस्ट और उनका कंसर्न पता चल जाए, और फिर जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप इतना सा बोलते हैं और इतना कन्वे होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक बात है कि ज़ाती ज़िंदगी में क्या, किस तरह कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है, रमशा, आई एम नेवर इन फेवर ऑफ राइटिंग टू मच और टॉकिंग टू मच इन पर्सनल रिलेशनशिप्स। आप ज़ाती ज़िंदगी में जितना लिसनर बनेंगे ना, नीड क्या है हर एक की, हम सबको अपने काउंसलर्स, अपने डॉक्टर से मोहब्बत हो जाती है, हम सबको अपनी माओ से शदीद मोहब्बत होती है। क्या होता है उनकी कम्युनिकेशन में, दे हैव एंडलेस टाइम टू लिसन टू देयर चिल्ड्रन। वो अपनी औलाद से बात सुनने के लिए हर वक्त तैयार होती हैं, चाहे औलाद से गलती हो जाए, चाहे उनको पता हो कि मेरा बच्चा ने गलती की और गलती दर गलती की, बट अ मदर इज ऑलवेज रेडी टू लिसन, एंड वी ऑल फॉल इन लव विद पीपल हु लिसन टू अस। तो सबसे पहले अगर आपको ज़ाती ज़िंदगी में कम्युनिकेशन अच्छी करनी है तो लिसनिंग स्किल्स में एंडलेस हो जाएं। इंसान जिससे अपनी बात कहने का आदी हो जाता है उसको वो निकाल नहीं सकता अपनी ज़िंदगी से। और एज अ कम्युनिकेटर आपकी सक्सेस ये है। अली, आपकी नज़र में, जी 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 बिल्कुल, अली, आपकी नज़र में किस हद तक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, किस हद तक गुफ्तगू होनी चाहिए आपके रिलेशनशिप्स में जो कि सेटिस्फैक्ट्री होती है और जो ज़रूरी है? ख़वातीन को ख़ास तौर पे ज़्यादा सुनना चाहिए। जैसे कि आयशा ने बात की कि आप गुड लिसनर होने चाहिए, लेकिन गुड लिसनर होने के लिए ना आप में क्वेश्चंस होने चाहिए, आप में क्यूरोसिटी होनी चाहिए, आप प्रोवोक कर सकें अगले शख्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कम्युनिकेट कर सके। और अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में अगर ख़वातीन की तारीफ़ें करते रहें तो आप ज़िंदगी आपकी बड़ी अच्छी गुजरेगी। और ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने मर्दों के काम की तारीफ़ करें, क्योंकि मर्द अपने काम की तारीफ़ चाहता है और ख़ातून अपने हुस्न की तारीफ़ चाहती है। अगर ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहे से तो ना आज वो प्रो टिप दे दिए, बस आज तो बात यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन बारह एक कॉलर ले लेती हूँ पहले। आयशा बिल्कुल ऐड ऑन कीजिएगा। आमना हमारे साथ है, कैसर हमारे साथ हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कैसर। जी मैम, आप ठीक ठाक हैं? जी हेलो, आपका जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा पैनल है और माशाल्लाह हम लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो जो है बहुत अच्छा है, उनके लिए फायदेमंद। मेरा ये था कि जैसे में इकबाल कहते हैं कि खामोशी गुफ्तगू है, बेजुबानी है जुबान मेरी, ठीक है जी। साइलेंस जो है ये कम्युनिकेशन को या उससे बॉडी लैंग्वेज को कितना रीइंफोर्स करती है, ये जरा एक्सपर्ट से पूछना है। साइलेंस है जी जो। सही, ठीक है। वैसे भी हमने इस पे गुफ्तगू भी की है लेकिन मजीद भी कर लेते हैं। आयशा कुछ कहना चाह रही थी इन रिस्पांस टू अली अब्बास। बहुत अच्छी सर ने बात की। सर एक फ्रेंच कहावत है, आई वुड लव टू ऐड ऑन टू दैट, कि जब एक औरत आईना देखती है, उसकी ट्रांसलेशन ये है कि जब एक औरत आईना देखती है तो वो अपनी हुस्न का नहीं अपनी जहानत का अंदाज़ा लगाती है। एंड नोबडी, नाउ व्हाट आई से कि नोबडी इज बॉर्न ब्यूटीफुल, यू बिकम ब्यूटीफुल थ्रू योर माइंड। और उसमें आपको पता चलता है, अच्छा लगता है औरत का जो नफासत, उसका अंदाज थ्रू हर एंड इवन मैन ऑल्सो। जो दूसरी बात है कि जो ज़बान की हुस्न है वो लफ्ज़ है, महज 7% है, मगर जो आपकी पूरी गुफ्तगू की डेकोरेशन है, दे आर द वर्ड्स। आई ऑलवेज से कि जैसे आप वॉल्ट रखते हैं, एक तिजोरी बना के रखते हैं, ऐसे अपने जहन में एक डब्बा बना के रखें जिसमें आप अच्छे लफ्ज़ इकट्ठे करें, जो वो आपकी गुफ्तगू का हुस्न है। आपके जैसे आपके कफलिंग्स होते हैं, जैसे आपकी टाइज होती हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ आयशा, ये सारी बातें हुई हैं, मेरे पास अब चूंकि वक्त भी बहुत कम रह गया है। जो आप बात करें यकीनन आगे भी हम इस पर कभी बात करेंगे, क्योंकि हम इस हवाले से बात करते रहेंगे अब कम्युनिकेशन के हवाले से भी आइंदा आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में। तो ये जो आयशा ने बात की ना कि ख़वातीन का इंटेलेक्चुअल होना और वो रिफ्लेक्ट जो करती हैं, ये हमारे यहाँ बड़ी कम है ख़वातीन। ये जो अली अब्बास ने बात कर दी है ना, ये हमारा नॉर्मल और जेनेरिक माइंड सेट है, ये जो
हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल ख़वातीन की दाद रसी की और जो है ना उनको सताइश करने की, तो वो वाली चीज़ें हमारे यहाँ कम पाई जाती हैं। खैर बहरहाल उस्मान गुलजारी साहब, आप इसको कैसे कंक्लूड करते हैं, आपकी क्या राय है? कुछ प्रो टिप्स देते हुए जाइए। अली अब्बास ने तो खैर आज की टिप ऑफ द डे दे दिए। बड़ी ज़बरदस्त दोनों ने बात की, और मैं जो कॉलर का क्वेश्चन था मैं उसको भी लेके जो है इस बात पे काम करूँगा। घर के हवाले से बात होती है गुफ्तगू में, मैं एक चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा कि घर में जब आप साथ रह रहे होते हैं तो कभी गलतियाँ जो मुश्किलात वो आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई बात नहीं मानी तो अगले ने आपकी बेगम ने कह दिया कि भाई आज मैं तुम्हें चाय नहीं दूंगी, या आपने कह दिया कि भैया मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं लेके जाऊँगा। अब होता प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें ना चीज़ें बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना बात बतंगड़ बनना शुरू हो जाती है, उसको आप कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैं साइलेंस के हवाले से उन्होंने बात की कि बेहतरीन जो टिप मैंने ज़िंदगी में सीखी है वो है रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें। जब आपको बहुत दिल कर रहा होता है ना कि बस मैं बात सुना दूँ या मैं बातें सुनाना शुरू कर दूँ कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की, उस साहब ये तो पूरा टॉपिक है, रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड। बिल्कुल, तो ये क्योंकि बहुत कहते हैं, जैसे आयशा ने स्टार्ट में ही कहा था ना कि बहुत वसी है। मैं खुद कम्युनिकेशन की स्टूडेंट रही हूँ तो हमने इस चीज़ों को पढ़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस भी की है, इस पर हम बात भी करते रहेंगे कल और आगे आने वाले कुछ शोज़ में भी विद द सेम पैनल, और मज़े की टिप्स और मज़े की बातें आपके साथ होती रहेंगी इस शो में। देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम दीजिए इजाज़त, दुआओं में हमें याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद। सुबह सवेरे।